जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए मिथ फैलाए गए बहुत सारे। बहुत बड़ा मिथ एक ये है कि लव मैरिज जो होती है वो फेल होती है। एक दूसरा मिथ है कि जो पढ़ लेगा, खासतौर से महिलाएं, वो चरित्रहीन हो जाएंगी। अगला मिथ ये है कि जो महिला नौकरी कर लेगी वो तो और महाचरित्रहीन हो जाएगी। ये मिथ फैलाए गए। और संस्कारी महिला किसको कहा जाता? आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आप लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले के संबंध में बताई बातें, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चे भी, युवा भी और वरिष्ठ नागरिक भी बहुत ही उत्साह के साथ इस आयोजन को कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जितने आयोजन होंगे इस तरह के, और जितने हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी महिलाएं बोलना सीखेंगे, अपना अभिव्यक्त करना सीखेंगे। आज वो पर्चा लेके बोल रही है, कल वो दहाड़ेंगी। मैंने यही देखा आप लोगों को। अब तो माइक छीनना पड़ता है महिलाओं से। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे भी टाइम ना मिले, आप ही लोग बोलें। तो यही उद्देश्य लेकर के अम्बेडकर माह का आयोजन किया जाता था। अब माता सावित्रीबाई फुले की जो प्रेरणा है, सबसे पहली तो बात यह है कि जो समय था 19वीं सेंचुरी का, वो समय था जब हम कई गुना गुलाम थे। अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद में जो गुलामी थी वो गुलामी सामाजिक गुलामी जो हमारे अपने देश के ही लोगों की थी, जो वर्ण व्यवस्था के कारण थी, और उसी के कारण फिर गरीबी के कारण जो गुलामी थी वो अलग। इतने सारे हमारे ऊपर ताले लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों का विकास नहीं हो पाता था। उसमें जब क्रांति की महामानव ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के शिक्षा के द्वार खोले, पानी के द्वार खोले। निश्चित रूप से आज जो स्थिति है, स्थिति में बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक हद तक बदलाव हुआ है। और उस बदलाव की देन वो सुधारक हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। उनमें सर्वोपरि अगर किसी का नाम आता है मॉडर्न इंडिया में, बाबा साहब तो सबसे ज़्यादा उनसे प्रेरित थे, उनको गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले को। और दोनों का नाम अलग नहीं किया जा सकता। इस समय हम लोग तो जो अम्बेडकर महाआयोजन समिति है उसकी तरफ से इस माह को ही सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले माह के रूप में मनाते हैं, जिसमें 8-10 कार्यक्रम होंगे। उसमें आप सब लोग शामिल रहिएगा। कहीं ना कहीं कभी कोई कार्यक्रम आप ही लोगों में से किसी को दिया जाएगा, वो लोग करेंगे। हम लोग महिलाओं को चाहते हैं कि वो पूरी तरह से उनका अधिकार मिले। पूरी दुनिया के अंदर जो मूवमेंट चल रहे हैं वो इस तरह के मूवमेंट है कि महिलाओं के अधिकार जो मिले हुए हैं उनको भी बैक गियर में ले जाया जाए। यहाँ तक कि महिलाओं को ही सिखाया था कि तुम ही आकर के विरोध करो महिलाओं का। जब हिंदू कोड बिल बनाया जा रहा था तो वो तो विरोध कर ही रहे थे, जिनकी वर्ण व्यवस्था खत्म होनी थी, जिनका एकाधिकार खत्म होना था, लेकिन महिलाओं को आगे करके किया गया। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं चाहती, अंदर से चाहती हैं, लेकिन वो मजबूरियां हैं उनकी, और उनको उसी मजबूरी के कारण पुरुष के पीछे चलना पड़ता है। हमारे समाज के अंदर जो लिंग भेद फैलाया गया उसको भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फैलाया गया। अगर वो लिंग भेद खत्म हो जाता या जाति व्यवस्था खत्म हो जाती तो दोनों एक दूसरे के पूरक ना होते। उसी लिंग भेद को बनाए रखने के लिए उससे जो जुड़ी चीजें हैं वो जानते हैं कि महिला का जितना उत्पीड़न होगा, जितना महिला को, क्योंकि महिला एक बाई बर्थ न्यायवादी होती है। महिला पुरुष से ज़्यादा उसके अंदर क्षमताएं हैं, काबिलियत ज़्यादा है। लोग काबिलियत को ये मानते हैं जो जिसको पीट लेगा वही ज़्यादा काबिल है, जो जितना शोर मचा लेगा वो ज़्यादा काबिल है। ऐसा नहीं है। उसकी जो क्षमताएं हैं प्रकृति की, चाहे वो कोई भी गिन लीजिए, उसकी क्षमताएं और उसकी इम्यूनिटी, उसकी सारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं पुरुष से। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। महिलाओं को अशक्त करने के लिए बाल विवाह की शुरुआत की गई। जो बाल विवाह के कारण महिलाएं
बड़ी होकर के निर्णय ले सकती थी, नेतृत्व दे सकती थी, अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकती थी। वो बाल विवाह से आज भी प्रताड़ित हैं। और विवाह को इस तरह का बनाया गया कि पूरा समाज ही विवाह केंद्रित समाज बन गया। हर आदमी यही पूछता है तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बहन की शादी कब है, कब हुई, क्यों नहीं हुई, और इसको ये मान के चलते हैं अगर शादी नहीं हुई तो जीवन ही बेकार हो गया। तो ये मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी जो है ये बहुत खतरनाक है। अगर ये शिक्षा केंद्रित समाज बन जाता या व्यक्तित्व विकास केंद्रित समाज बन जाता तो विवाह सॉल्यूशन बन जाता। विवाह आज समस्या है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। और उसी जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए मिथ फैलाए गए बहुत सारे। बहुत बड़ा मिथ एक ये है कि लव मैरिज जो होती है वो फेल होती है। एक दूसरा मिथ है कि जो पढ़ लेगा, खासतौर से महिलाएं, वो चरित्रहीन हो जाएंगी। अगला मिथ ये है कि जो महिला नौकरी कर लेगी वो तो और महाचरित्रहीन हो जाएगी। ये मिथ फैलाए गए। और संस्कारी महिला किसको कहा जाता? संस्कारी महिला वो जो पैर छूने वाली महिला हो, सास मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दे तो ना बोले, ससुर बलात्कार कर ले। बाल विवाह में बहुत होता था ये। बाल विवाहों में ससुर जेठ पड़ोसी भी बलात्कार करते थे और उन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो वो उस महिला को निर्णय लेने लायक, विरोध करने लायक बनाया ही नहीं। मैं तो घबरा गया था। मैंने कहा जल्दी खत्म करने के लिए, वैसे मैं जल्दी खत्म करूंगा, लंबा नहीं खींच पाऊंगा। मैं वो चीजें बता रहा हूं। संस्कारी महिला वो जो घूंघट करती हो, जो सवाल ना करती हो, और निश्चित रूप से अगर पढ़ लिख ली और 21 साल तक उसके पढ़ने दिया, नहीं पढ़ने दिया तो उसका मान लीजिए बच्चे नहीं हुए तो वो सोचेगी। फिर मिलेज कंसेप्ट ऐसा था कि घूमने जो जाएगी, ये कि जो बाहर घूमने जाएगा, लड़का हो या लड़की, वो पक्का है कि आज नहीं तो कल हो सकता लव मैरिज का शिकार ना हो जाए। लव मैरिज से वैसे नहीं है, अवैध संबंध से कोई खतरा नहीं है। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लोग, एक से गरीब शेउड़का, सबके साथ बलात्कार करने को तैयार हैं, अवैध संबंध को करने को तैयार हैं, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। लेकिन दिक्कत है जाति खत्म ना हो जाए, मैरिज से दिक्कत है। मेरा ख्याल रखने को तैयार है, इलेक्शन लड़ने के लिए शादी करने को तैयार है। लेकिन वो जो मिथ है कि महिला बाहर जाएगी तो चरित्रहीन हो जाएगी, पढ़ेगी तो नौकरी करेगी, तो वो सब समाज के अंदर जा रहे हैं। और महिला को ही जो एजेंट ऑफ ट्रेडिशन बनाया गया वही पूछेगी अभी तक तुम्हारी लड़की की शादी क्यों नहीं हुई, लड़की बड़ी हो गई है। ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा गया, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो जो दहेज प्रथा है, उस दहेज प्रथा का कैरियर कौन है? पुरुष भी है, स्त्री भी है, सास भी है, जेठानी भी है। जैसे ही बहू आई घर में तुरंत पूछते हैं कि क्या लाई। जो गिफ्ट की परंपरा है विदाई की और उसकी, वो पूरी तरह से यही देखा जाता है कि हाँ, लड़की वाले किसी भी तरह से वो थोड़ा दब के बात करेंगे, क्या दान दे रहे हैं, क्या दहेज दे रहे हैं। ये चीजें बड़े बड़े लोगों को झेलना पड़ता है। जो नीलम जी ने सवाल पूछा, संपत्ति किसने दी? यही तो चाहते थे बाबा साहब के लड़कियों को संपत्ति मिले। अगर उनको संपत्ति मिल जाएगी तो वो ताकतवर होंगी। लेकिन हमारे जो मिथ है, वो जो लिंग भेद की परंपरा है, हम जो डिस्क्रिमिनेशन का आनंद उठाते हैं, असली बात है कि महिलाओं का आंदोलन ही इकट्ठा नहीं हुआ कभी। क्योंकि महिलाएं किस उसमें बटी थी? एक महिला पुरोहितों की महिला, एक महिला जमींदारों की महिला, एक महिला दुकानदारों की महिला, एक महिला ओबीसी की, एक महिला एससी की, एक एसटी की। तो बट गई सब। महिला तो है, रेप हुआ है, रेप होने में, लेकिन किसके साथ हुआ है? हमारे गांव में आज भी इतना जातिवाद है, करते तो सब जय भीम है। पिताजी का प्रभाव है, हर बहुत सी बिरादरियां हैं, सबकी नौकरियां पिताजी ने लगवा दी, जितनी बिरादरियां हैं।
तो वो सब पिताजी को पिताजी भी कहते हैं और वो नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन आपस में जातिवाद कहीं गया नहीं है। वो जब भी अगर कोई गलत काम हो जाए, अगर दूसरी बिरादरी के सामने गवाही देनी पड़े, तो अपनी बिरादरी का चाहे दुश्मन भी हो, वो गवाही नहीं देगा, ना पंचायत में ना कोर्ट में, क्योंकि उनका जो मिथ है वो ये है, बिरादरी के अंदर जीना है, बिरादरी के अंदर मरना। वो देश के खिलाफ भी अगर उनको गवाही देनी हुई, मिलिट्री के खिलाफ भी गवाही देनी हुई, तो निश्चित रूप से मिलिट्री के खिलाफ दे देंगे। वो अपने गांव में जो आतंकवादी उनकी अपनी बिरादरी का है, उसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। अपनी बिरादरी का अगर आतंकवादी भी है, क्योंकि बिरादरीवाद से बड़ा आतंकवाद तो कोई है नहीं, जातिवाद से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है दुनिया में। उसका मैं उदाहरण दे दूं, आपने आतंकवाद के बहुत समाचार सुने होंगे। सबसे बड़ा समाचार अभी पिछले साल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। कल एक मंत्री जी से बात हो रही थी, मैं उन्हें बता रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो जातिवाद खत्म हो गया, अब ऐसा नहीं है, और अगर जातिवाद है तो दुनिया में हर जगह हर तरह से। मैंने सुन लो एक उदाहरण, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, कहीं ऐसा उदाहरण लेकर आइए, एक 55 साल के आदमी ने पिछले साल अपनी 25 साल की बेटी का इसलिए बलात्कार किया कि उसने शेड्यूल कास्ट के लड़के से शादी कर ली। अपनी बेटी का, अपनी बेटी का बलात्कार किया, और उसकी जो बेटी थी 6 महीने की, उसको भी मार दिया, नाले में फेंक दिया। हमें कोई ऐसा आतंकवादी लेके आओ जिस आतंकवादी ने ये काम किया हो पूरी दुनिया में। घृणा का इतना बड़ा आधार, आतंक का इतना बड़ा आधार, और जो आप लोग जिस तरह से मजबूर किया जाता है पैर छूले करके रहने के लिए और आपको घूंघट करने के लिए, किसी भी आतंकवादी जो सजा होती है वो ज़्यादा ज़्यादा कोई भी देश सजा कितने देगा, उम्र कैद देगा, वो भी 17-18 साल में ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको तो मैंने देखा 80-80 साल की जो बुजुर्ग हैं, वो बेचारी महिला ऐसे करने वाली भी रहती है, वो कहाँ क्या सोचेंगी, क्या उनका इनिशिएटिव होगा, क्या नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी उनकी पूरी तरह से। ये जो ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग जाति को बनाए रखने के लिए ही है। महिलाएं इस देश की गुलाम नहीं होती। अगर आप अगर गरीब हैं, वो देवरानी जेठानी और पूरा देश की अर्थव्यवस्था अगर गरीबी में आती है, तो इसलिए आती है कि हमने महिलाओं को ना तो शिक्षा का अधिकार दिया, ना कमाने का अधिकार दिया, और हम पूरी दुनिया के सामने रहते हैं कि हम गरीब हैं। आप दुगने अमीर तो तुरंत हो जाओगे, सब महिलाओं को नौकरी करवाओ, हर महिला को नौकरी के लिए आधार बनाओ, पढ़ाई के लिए आधार बनाओ। पर हम यही सोचते हैं कि हमारी बहनों की शादी टाइम से हो जाए और हमारी लड़कियों की शादी हो जाए, और कोई समस्या इस देश के अंदर नहीं है। फिर अगली समस्या क्या है, भाई लड़का पैदा हो जाओ, अगली समस्या यही है ना, हमारी ससुराल में कब इज्जत होगी, जब हमारा लड़का पैदा हो जाएगा। तो ये स्थिति ठीक तो हो रही है, लेकिन अभी भी 40% बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह का मतलब है कि महिला का शोषण के लिए एक आपने गढ़ बना दिया, घर बना दिया। तो ये कसम खा के जाइए कि आप महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अगर सास के रूप में तो भी, और बहू के रूप में है तो उसको सवाल करना सीखिए। अगर आप बहू के रूप में हैं, बेटी के रूप में हैं, तो अब पूरी दुनिया डॉटर्स डे मनाती है, लेकिन डॉटर इन लॉ डे नहीं मनाती, डॉटर इन लॉ डे नहीं मनाती। और हम लोग जो पे बैक टू फैमिली का कंसेप्ट हम लोगों ने इजाद किया है, हमारे एनजीओ ने, बीएसएस वगैरह ने, उसमें हम ये चाहते हैं जो भी आदमी नौकरी करे, कोई भी अगर नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी हो या बिजनेस करता हो, 1 तारीख को सब हिसाब लगाते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, तो वो कम से कम, बाकी आगे मर्जी है, 15% पैसा अपनी जीवन साथी के अकाउंट में ट्रांसफर करें उसी दिन। और इसके बारे में उससे पूछे ना वो क्या कर रही है। हो सकता है उसको मोबाइल चार्ज करना पड़े, हो सकता है उनको अंडरगारमेंट लेने हो, लेकिन उसको रोज रोज जब कहना पड़ता है हस्बैंड से, आज मुझे ये पैसा चाहिए, आज हमें ये चाहिए, तो ये उनको थोड़ा खराब लगता है। उनको दवाई के लिए पैसा चाहिए 10 रुपये, तो हस्बैंड से मांगे, वो पैसा घर के खर्चे के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उनको इमरजेंसी में पैसा चाहिए। अगर वो हाउस वाइफ है, तो मैंने देखा करोड़पति और बड़े बड़े अफसरों की बीवियाँ, उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, उनकी जेब में पैसा होता है, लेकिन जो अकाउंट का पैसा है वो अपने एटीएम से निकालेंगे और ये लगेगा ये हमारी कमाई है।
क्योंकि वो उनकी कमाई जानते हैं महिलाओं की कितनी है। जो हाउस वाइफ है, जो लगता है कि हाँ ये कुछ नहीं कर रही है, उनकी कमाई का जब आकलन किया गया, पता कितना आकलन है उसका? 39,000 रुपये पर मंथ। एक महिला का एवरेज, जो हाउस वाइफ है, जिसको हम कहते हैं वो कुछ नहीं करती है, घर में बस रोटी बनाती है। आप मेहरी रख के देख लो, 5,000 में कपड़े धोने वाली, 5,000 में बर्तन धोने वाली, 5,000 में ट्यूशन, 10,000 का ट्यूशन है ना, वो सारे काम करती है। और प्रेस करने वाली वो अलग। एक कपड़ा आप प्रेस करा लीजिए जरा, एक कपड़ा ड्राई क्लीन करा के ले जाइए, ड्राई क्लीन वाले को आप 200 रुपये देते हैं एक कमीज के ड्राई क्लीन के, लेकिन आपकी वाइफ उससे अच्छे कपड़े, उसे बेचारे डर है कि जल ना जाए। तो निश्चित रूप से आपको एम्पावरमेंट करने के लिए महिलाओं को कम से कम इतना तो आगे आना ही होगा कि वो सवाल करें, अपना दर्द बताएं, अपना दुख बताएं। आज पुलिस के नंबर बहुत हैं आपके पास, सरकार भी, हर सरकार आपके फेवर में बोलती है, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने दुख को छुपाइए मत। आप वो संस्कारी महिला बनने के चक्कर में मत रहिए कि हम दर्द को सीने में छुपाए रखेंगे, हमारे आदमी को कुछ ना हो जाए ना। थप्पड़ पिक्चर देखी होगी आप में से कुछ लोगों ने, थप्पड़ पिक्चर आई थी, हस्बैंड ने थप्पड़ मार दिया अपनी बीवी को, उस महिला ने उसको माफ नहीं किया हस्बैंड को, और डाइवर्स फाइल कर दिया, डाइवर्स हो गया। उसने बहुत प्रयास किया कि भाई गलती हो गई, जज साहब ने भी कहा, वकीलों ने भी कहा, अरे हो जाती है एक बार, हो जाएगी ना, लास्ट तक उसने पिक्चर खत्म हो जाती है और वो अलग हो गए। हम ये मान के चलते हैं कि अगर बीवी को थप्पड़ मार दिया तो ये एक टेकन फॉर ग्रांटेड है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज आपको शादी के दिन बतानी पड़ेगी, सास को भी जेठानी को भी। हम लोग, मैं क्षेत्राधिकारी था खेरागढ़ में, वहां देखा कि 17-18 मुकदमे लिखे हुए थे दहेज हत्या के। हम लोगों ने मीटिंग की जगह जगह, और ग्राम प्रधानों को बताया कि तुम अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करके बताओ। हमने उनको भी बताया कि आपके गांव में जब भी कोई महिला का उत्पीड़न करे, तुरंत सूचना दो उसकी, बीट कांस्टेबल को भी, थाने को भी दो। और इसलिए दो कि जिस दिन मुकदमा लिखा जाएगा 304B का या 498A का, तो 17-18 नाम आएंगे। वो 17-18 नाम ग्राम प्रधान के भी हो सकते हैं, वो खानदान के ताऊ जी के भी होते हैं। होता क्या है, ताऊ जी हुक्का पी रहे हैं, ससुर जी खेत पे चले गए, जेठ जी भैंस को ठीक करने चले गए, लेकिन जिस दिन 498A का मुकदमा आया, दरोगा जी और सीओ साहब उठा के ले जाएंगे 17-18 आदमियों को। तो ऐसी नौबत ना आ पाए, अपनी बहन, अपनी बहुओं को बेटियां मानो। और बेटी कोई नहीं चलती स्टोव से, और स्टोव पता नहीं आज मिलेगा नहीं कबाड़ खाने के। आज भी स्टोव चल रहे हैं हमारी पुलिस की फाइल में, साहब स्टोव जला रही, वो स्टोव है कहाँ भाई, बताओ तो सही। साहब स्टोव जला रही थी, वो फट गया स्टोव और उससे जल गई, वो फाइल में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति ना आए, वो आएगी तब आपका एम्पावरमेंट जब होगा। अभी नीलम जी ने बताया, कई बच्ची भी अंग्रेजी में भाषण दे रही थी। अंग्रेजी आपका बहुत बड़ा हथियार है। दूसरा हथियार है, आप व्यायाम करिए। व्यायाम करने की परंपरा महिलाओं में नहीं है। लोग ये मान के चलते हैं कि व्यायाम करना लड़कियों के लिए नहीं है। माओ की ड्यूटी है, अपनी लड़कियों को व्यायाम कराइए, कल को अगर इनको पति के शोषण से बचाना है। हमने पिक्चर देखी थी एक बहुत बचपन में, वो हस्बैंड ने 1-2 बीवियां मार दी पहले, जब तीसरी बीवी आई और तीसरी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, सास का भी पकड़ लिया और हस्बैंड का भी पकड़ लिया, तो फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर हिम्मत नहीं हुई उसकी। तो विरोध तो करना पड़ेगा, आप मारो मत हस्बैंड को, चलो सावधान तो कर दो। सुनीता जी ने सावधान कर दिया। मैं एसपी क्राइम था, एक आदमी आया मेरे पास बताने के लिए कि साहब मुझे बीवी ने बहुत मारा। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? बस अब नहीं साहब, अब तो बिल्कुल उल्टा चलन हो गया। मैंने कहा इसका मतलब पहले सीधा चलन था, तुम मारते थे? बोले हाँ जी हम मारते थे। तो मैंने अब कुछ दिन तुम भी पिट लो भाई, जब तुमने मान लिया उसने शरीफ आदमी था, हाँ साहब पहले मैं मारता था, अब मैं बीमार हो गया, मुझे अब मैं कमजोर हो गया था, मुझे बीवी मारती है। तो मैंने ना तुम मार दे ना वो मारे, इस मारने पीटने का भाई पंचशील का पालन करो ना, ये हिंसा वाला काम क्यों करते हो? हिंसा ही बंद करो, क्रोध बंद करो।
तो देखिए, बिना अंग्रेजी के, बिना व्यायाम के आपका एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। अगली चीज, आज आपको सब, हर आदमी को लगातार रोज नॉलेज बढ़ती है। आप हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी कराए, उस नॉलेज से ज्यादा आपको रोज सोशल मीडिया पढ़ाता है। लेकिन स्मार्टफोन हर बच्चे के पास होना चाहिए, हर बच्चे के पास होना चाहिए। उसका लोग कहते हैं सदुपयोग नहीं करते, बिगड़ जाते हैं बच्चे। बच्चे तब भी बिगड़ते थे जब मोबाइल फोन नहीं था। जिनको बिगड़ना था तब भी बिगड़ते थे। लेकिन आज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपकी बहुत बड़ी ताकत है। वो आपका उत्पीड़न भी रोकता है और वो आपका शिक्षक भी है, और रोज आपको समाचारों से भी अवगत कराता है। लड़कियों को ड्राइविंग स्किल सिखाइए, गाड़ियां चलाना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, जीप चलाना। ये उनका जो एम्पावरमेंट है, वो कई बार मैं बताता भी हूँ कि भाई, जो आज गाड़ी चलाना नहीं जानता, जो अंग्रेजी नहीं जानता, जिसके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है ना, या व्यायाम करके जो आदमी, जिसके शरीर में जान नहीं है, उसका तो उत्पीड़न कोई भी करेगा। उसको ये माना जाता है कि हाँ भाई, ये कुछ है नहीं, ये कुछ जानता ही नहीं। एक बहुत बड़े अधिकारी नेशनल पुलिस एकेडमी में, जहाँ ट्रेनिंग होती है हम लोगों की, वहाँ एक बड़े अधिकारी खड़े हो गए प्रेजेंटेशन देने के लिए हिंदी में। तो वहाँ जो कनिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने विरोध कर दिया, बोले सब हिंदी में प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। वो हमारे यूपी से ही थे, उनका प्रेजेंटेशन भी मुझे करना पड़ा। तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है, और दूसरी तरफ कितना बड़ा सम्मान है। अब यहाँ से हम जाते हैं विदेश, हर साल किसी न किसी कंट्री में भाषण दे के आते हैं अंग्रेजी के बहाने। वो बाबा साहब ने एक ऐसी चीज दी, बाबा साहब से अगर कोई चीज सीखनी है, सबसे पहले तो यही सीखो कि हमको अपना रहन सहन ठीक करना है, अंग्रेजी पढ़नी है, पढ़ाना है, आगे बढ़ना है। और बाबा साहब ने कहा कि सवाल करना सीखो। अगर आप सवाल नहीं कर सकते तो आप जवाब देने लायक नहीं बनोगे, आप चैलेंज करने लायक नहीं बनोगे। जिस दिन महिलाएं हमारी ये सीख जाएंगी सारी चीजें, हाँ, हम व्यायाम भी करेंगे, अंग्रेजी भी सीखेंगे, और स्मार्टफोन भी रखेंगे, अपनी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से सास भी डरेगी उस दिन। आज तक कोई भी जीन्स पहनने वाली बहू और अंग्रेजी बोलने वाली बहू का उत्पीड़न नहीं कर पाई सास, ना उसे जला पाई। जो अंग्रेजी बोलने वाली से मालूम है कि हाँ, ये वकालत करेगी, अभी उल्टा काम पड़ जाएगा, पता नहीं कब मोबाइल फोन से फोन कर दे 100 नंबर पे, 112 नंबर पे। तो ये आपकी जो शक्ति है, उसकी चीजें हैं। और निश्चित रूप से आप बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और त्याग की मूर्ति है, वो तो सब चीज ठीक है। लेकिन आपके हाथ में प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, आपके हाथ में ताकत भी होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो पोजीशन है पावर की, वो आपके हाथ में कम है कंपेरेटिवली, और जो फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें भी आपका कम आंका जाता है। और देश का जो समाज है, अभी भी ऑनर किलिंग को खत्म करने को तैयार नहीं है, बाल विवाह को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। इन चीज़ों पर हर महिला को जोर देना चाहिए कि हम अपने घर से, अपने व्यक्तित्व से उन चीज़ों को समाप्त करेंगे जिन चीज़ों ने उत्पीड़न किया है। अब चाहे सांस्कृतिक चीज़ें हैं, कोई भी उत्सव आएगा, हर उत्सव महिला को कमजोर करके जाता है। कोई भी उत्सव, मैं उत्सव का नाम नहीं लूंगा, पर उस उत्सव के बारे में पूछना, जरा सोचना, वो उत्सव की जितनी भी प्रक्रिया हैं, उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं को यह दिखाया जाएगा कि तुम कमजोर हो और कमजोर ही रहो, पुरुष तुम्हारे बचाने के लिए है। यही तो है। और तो निश्चित रूप से आपको मोहताज नहीं होना चाहिए पुरुष का। ये जो विवाह केंद्रित समाज है, ठीक है, विवाह तो होगा ही होगा, ये सभ्यता जो है उसमें विवाह का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसका योगदान असभ्यता में तो नहीं होना चाहिए ना, बर्बरता में नहीं होना चाहिए। पता लगा कि आपने, आपका जो आर्टिकल 16 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर का, वो कहता है कि हर आदमी को किसी भी महिला को किसी पुरुष से शादी करने का अधिकार है। वो हमारे यहाँ भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है और राइट टू लिबर्टी भी है। तो कानूनी रूप से है, सब बाबा साहब ने दे रखा है, आपको उसे थामे रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।